स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज से अध्याय 3 सिंधु घाटी सभ्यता, और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त और चाणक्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना। इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस पाठ के अन्य वीडियो और भारत की खोज से संबंधित अन्य पाठों की व्याख्या और प्रश्नोत्तर आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अध्याय को। चंद्रगुप्त और चाणक्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना। भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार धीरे धीरे हुआ। मूल रूप से यह क्षत्रिय आंदोलन था और शासक वर्ग तथा पुरोहितों के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था। बौद्ध धर्म भारत से ही निकला है और इसका प्रचार भारत में धीरे धीरे हुआ और यह मूल रूप से क्षत्रिय आंदोलन था। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, जो कि क्षत्रिय राजा थे। बौद्ध धर्म शासक वर्ग और पुरोहितों के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था। पश्चिमोत्तर प्रदेश पर सिकंदर के आक्रमण से इस विकास को आगे बढ़ाने में विशेष मदद मिली। पश्चिमोत्तर प्रदेश जो भारत के पश्चिम उत्तर हिस्से में है, वहाँ सिकंदर का आक्रमण हुआ और इस आंदोलन को या बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के विकास को इसमें मदद मिली। और दो ऐसे विलक्षण व्यक्ति सामने आए जिन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल दिया। ये थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मित्र, मंत्री और सलाहकार चाणक्य। तो सिकंदर के आक्रमण के समय लगभग 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो उस समय दो व्यक्ति विशेष रूप से सामने आते हैं, जो कि चंद्रगुप्त और चाणक्य थे। इन दोनों का मेल बहुत कारगर साबित हुआ। दोनों मगध के उस शक्तिशाली नंद साम्राज्य से निकाल दिए गए थे, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना थी। चंद्रगुप्त और चाणक्य को मगध की शक्तिशाली साम्राज्य से नंद साम्राज्य से निकाल दिया गया, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र या पटना थी। दोनों पश्चिमोत्तर प्रदेश में तक्षशिला गए और उन यूनानियों के संपर्क में आए जिन्हें सिकंदर ने वहां नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त की भेंट खुद सिकंदर से हुई थी। दोनों ही पश्चिमोत्तर प्रदेश में तक्षशिला गए, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, और उस समय उन्होंने यूनानियों से संपर्क किया जिन्हें सिकंदर ने नियुक्त किया था। और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त की भेंट खुद सिकंदर से भी हुई थी। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रीयता का पुराना पर चिर नवीन नारा बुलंद करके विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया। चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों ने ही लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया और विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया। लोगों के अंदर उन्होंने देशभक्ति की भावना पैदा की। यूनानी सेना को खदेड़कर तक्षशिला पर अधिकार कर लिया गया। तो इस तरह से चंद्रगुप्त और चाणक्य ने लोगों को जागरूक किया, लोगों को विदेशियों के खिलाफ उत्तेजित किया और यूनान की सेना को खदेड़कर उन्होंने तक्षशिला पर अपना अधिकार किया। राष्ट्रीयता की पुकार सुनकर बहुत से लोग चंद्रगुप्त के साथ हो गए और उन्हें साथ लेकर चंद्रगुप्त पटना तक पहुंच गया। सिकंदर की मृत्यु के 2 ही वर्ष में उसने पाटलिपुत्र पर अधिकार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। लिखित इतिहास में पहली बार एक विराट केंद्रीय राज्य की स्थापना हुई। पाटलिपुत्र इस महान साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। यह नया राज्य था कैसा? नेहरू जी यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि यह राज्य किस तरह का था।
सौभाग्य से हमें इसका पूरा ब्यौरा मिलता है, भारतीय भी और यूनानी भी। एक विवरण सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज ने छोड़ा है और दूसरा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्र है और उसी समय की रचना है। सौभाग्य की बात है जो मौर्य साम्राज्य है उसकी जानकारी हमें भारतीय भाषा में भी मिलती है और यूनानी भाषा में भी। यूनानी विवरण है सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई किताब इंडिका। दूसरी भारतीय भाषा में लिखित पुस्तक है कौटिल्य की अर्थशास्त्र, जिनका दूसरा नाम चाणक्य भी है। तो हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी इंडिका और अर्थशास्त्र से मिलती है, और अर्थशास्त्र लिखी है चाणक्य ने और इंडिका मेगास्थनीज ने। इंडिका यूनानी भाषा में और अर्थशास्त्र भारतीय भाषा में। कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है। वह हर दृष्टि से बड़ा आदमी था, बुद्धिमानी में भी और कर्मठता में भी। इस युग के बारे में एक प्राचीन भारतीय नाटक है मुद्रा राक्षस। इस नाटक में चाणक्य की तस्वीर उभरती है, साहसी और षड्यंत्री, अभिमानी और प्रतिशोधी, जो न कभी अपमान को भूलता है न अपने लक्ष्य को ओझल होने देता है। तो मौर्य साम्राज्य के समय में एक भारतीय नाटक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। इस नाटक में चाणक्य के बारे में लिखा गया है। उसकी इस नाटक में तस्वीर उभर कर सामने आती है, जो कि साहसी है, षड्यंत्रकारी है, अभिमानी है और प्रतिशोधी, जो अपने अपमान को कभी नहीं भूलता और न अपने लक्ष्य को ओझल होने देता है। दुश्मन को धोखा देने और पराजित करने के लिए वह हर तरीके का इस्तेमाल करता है। वह साम्राज्य की बागडोर हाथ से संभाले रहता है और सम्राट को स्वामी की तरह नहीं बल्कि एक प्रिय शिष्य की तरह देखता है। यहाँ चाणक्य की विशेषताएं बताई जा रही हैं कि वह अपने दुश्मन को धोखा देने और पराजित करने के लिए हर तरीके का प्रयोग करता था, इस्तेमाल करता था, और वह साम्राज्य की बागडोर स्वयं अपने हाथ में लेता था और सम्राट को स्वामी की तरह नहीं बल्कि एक शिष्य के रूप में देखता था। अपने जीवन में वह सादा और तपस्वी है। ऊंचे पदों की शान शौकत में उसकी दिलचस्पी नहीं है। चाणक्य की यहाँ विशेषता बताई जा रही है कि उसे किसी भी शान शौकत में दिलचस्पी नहीं थी और वह सादा और तपस्वी था। जब वह अपनी शपथ पूरी कर लेता है और अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है तो सेवानिवृत्त होकर चिंतन मनन का जीवन बिताना चाहता है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए शायद ही कोई ऐसी बात रही हो जिसे करने में चाणक्य को किसी प्रकार का संकोच होता। जो चाणक्य थे उन्होंने शपथ ली थी कि वे नंद वंश का सर्वनाश कर देंगे। तो उन्होंने अपनी शपथ को पूरा किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त की सहायता की। चाणक्य के अर्थशास्त्र में व्यापक स्तर पर अनेकानेक विषयों पर लिखा गया है। अर्थशास्त्र पुस्तक में चाणक्य ने बहुत से विषयों के बारे में लिखा है। उसमें शासन के सिद्धांत और व्यवहार के लगभग सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। इसमें चंद्रगुप्त की विराट सेना का विस्तार से वर्णन किया गया है। चाणक्य का कहना है कि केवल संख्या से कुछ नहीं होता, अनुशासन और उचित नेतृत्व के अभाव में वे बोझ बन जाते हैं। इसमें रक्षा और किलेबंदी के बारे में भी बताया गया है। तो अपनी पुस्तक में चाणक्य ने बहुत सारे विषयों के बारे में लिखा है। इसमें उन्होंने चंद्रगुप्त की विराट सेना के बारे में भी लिखा है और सेना की संख्या से कुछ नहीं होता, ये उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। यदि सेना अत्यधिक है और उनमें अनुशासन नहीं है, उनको नियंत्रित करने के लिए राजा सही नहीं है, तो वह सेना बोझ बन जाती है। इसके साथ ही इसमें रक्षा और किलेबंदी के बारे में भी बताया गया है। पुस्तक में चर्चित अन्य विषयों में व्यापार और वाणिज्य, कानून और न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक
रीति रिवाज, विवाह और तलाक, स्त्रियों के अधिकार, कर और लगान, कृषि, खानों और कारखानों को चलाना, दस्तकारी, मंडियाँ, बागवानी, उद्योग धंधे, सिंचाई और जलमार्ग, जहाज और जहाजरानी, निगमें, जनगणना, मत्स्य उद्योग, कसाई खाने, पासपोर्ट और जल सब शामिल है। जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई है चाणक्य के द्वारा, उस पुस्तक में इन सभी के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें विधवा विवाह को मान्यता दी गई है और विशेष परिस्थितियों में तलाक को भी। अपने राज्याभिषेक के समय राजा को इस बात की शपथ लेनी पड़ती थी कि वह प्रजा की सेवा करेगा। उसका सुख उसकी प्रजा के सुख में है, यानी राजा का सुख लोगों की सेवा करने में है, उसकी खुशहाली में है। वह उसी को अच्छा समझेगा जो उसकी प्रजा को अच्छा लगेगा, उसे नहीं जो खुद को अच्छा लगे। यानी राजा के बारे में लिखा गया है अर्थशास्त्र में कि राजा का सुख जनता की सुख में है, प्रजा की सुख में है। यदि देश की जनता खुशहाल होगी तो राजा अपने आप खुशहाल होगा। यदि राजा उत्साही होगा तो प्रजा समान रूप से उत्साही होगी। सार्वजनिक काम राजा की मर्जी के मोहताज नहीं होते, उसे खुद हमेशा इनके लिए तैयार रहना चाहिए। जो लोगों के हित के कार्य होने चाहिए वह राजा की मर्जी के मोहताज नहीं होने चाहिए, उसे खुद हमेशा इनके लिए तैयार रहना चाहिए। यानी राजा को हमेशा ही सार्वजनिक कार्यों को कराना चाहिए जो लोगों की भलाई के लिए किए जाते हैं। यदि कोई राजा अनीति करता है तो उसकी प्रजा को अधिकार है कि उसे हटाकर किसी दूसरे को उसकी जगह बैठा दे। तो अर्थशास्त्र में बताया गया है, जो कि चाणक्य के द्वारा लिखी गई है, जिनका नाम कौटिल्य भी है, कि यदि अगर राजा अनीति करता है, गलत काम करता है, तो उसकी प्रजा को अधिकार है कि उसे हटाकर किसी दूसरे को उसकी जगह बैठा दे। यानी जनता को अधिकार है कि वह अपने राजा को बदल सकता है यदि राजा अनीति करता है। इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हमसे जुड़ने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।